आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर और आप सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 36वां। अब आगे। के एस गोपालन का आवास खान मार्केट के करीब एक सरकारी बंगले में था। वह पूरा का पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता था, इसलिए बिना जांच पड़ताल के कोई उस इलाके में कदम नहीं रख सकता था। मिनिस्टर के आवास तक पहुंच पाना तो बहुत दूर की बात थी। फॉर्च्यूनर को गली के बाहर ही रोक लिया गया। वहां 6 पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग लगाकर खड़े थे, जिनमें से सबसे बड़े ओहदे वाला ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक का था। इधर नो एंट्री है सर। ड्राइविंग विंडो के पास पहुंचकर विराट का अभिवादन करने के बाद वह बोला। जवाब में विराट ने अपने आने का मंतव्य बताया तो एसआई ने सिपाही से मांगकर एक रजिस्टर उसके हाथ में थमा दिया। विराट ने उस पर अपना नाम, बैज नंबर, गाड़ी का नंबर, कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था और मोबाइल नंबर लिखकर साइन करने के बाद रजिस्टर वापस लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने आगे जाने की इजाज़त दे दी गई। मिनिस्टर के आवास पर एक हेड कांस्टेबल समेत 4 हथियारबंद पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। उन सब ने गाड़ी से उतरते के साथ ही विराट और जोशी को सैल्यूट किया। फिर हवलदार थोड़ा आगे बढ़कर उनके सामने आ खड़ा हुआ। मिनिस्टर साहब का लड़का है भीतर? विराट ने पूछा। जी जनाब, अभी 20-25 मिनट पहले ही कहीं से वापस लौटा है। मिजाज कैसा है उसका? ठीक ही है, सबसे बहुत ढंग से पेश आता है, हम लोगों को भी आप कहकर बुलाता है। बाकी अंदर की बात तो हमें क्या पता हो सकती है। उसे हमारे आगमन की खबर देनी हो तो कैसे दोगे? केबिन में एक फ़ोन लगा हुआ है जनाब, उसी के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि भीतर जाने की इजाज़त तो यहाँ किसी को भी नहीं है। ठीक है, उसके मोबाइल पर कॉल करके बताओ कि हम उससे मधु कोठारी के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं। तैयार हो गया तो ठीक है, वरना कोई और रास्ता निकालेंगे। ठीक है सर, कहकर हवलदार वहां बने लकड़ी के केबिन में जा घुसा और मिनट भर बाद लौटकर खबर दी कि 5 मिनट इंतजार करने को बोल गया है। बात तुम्हारी मनीराज से ही हुई थी? जी जनाब। ठीक है, कर लेते हैं वेट। 5 मिनट का वह वक्फा पूरे 15 मिनट का साबित हुआ, जो कि आम हो ही जाया करता है। फिर काले रंग का सफारी सूट पहने, कमर पर हॉलिस्टर बांधे एक खूब हट्ठा कट्ठा शख्स गेट से बाहर निकलता दिखाई दिया। ये कौन है? विराट ने धीरे से पूछा। यहाँ का सिक्योरिटी चीफ है सर, हवलदार दबे लहजे में बोला। नाम है उत्कर्ष दावेदार, बहुत खतरनाक आदमी बताया जाता है और बदतमीज तो अव्वल दर्जे का है। तभी वह शख्स उनके करीब पहुंच गया। ना कोई हाय ना हेलो, उसने तो सीधा हुक्म दनादन दिया। आप दोनों में से कोई एक ही भीतर जा सकता है। सुनकर विराट को गुस्सा तो बहुत आया, मगर कर भी क्या सकता था, जबकि होने को यह भी हो सकता था कि मनीराज उनसे मिलने से ही इनकार कर देता। आखिर मिनिस्टर का बेटा था, इतना तो उसका हक बनता था। ठीक है, मैं चलता हूँ। गन यहीं गेट पर छोड़नी होगी, मोबाइल भी, साथ में कुछ और हो तो वह भी। सामान लेकर अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है भाई, कहते हुए विराट ने सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल जोशी के हवाले कर दिया। तत्पश्चात उत्कर्ष दावेदार ने उसकी जमकर तलाशी ली, यहाँ तक कि जेब में मौजूद पेन और पर्स भी वहीं रखवा दिया, जबकि वैसा करने की प्रत्यक्षता कोई ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही थी। आगे पीछे चलते दोनों गेट से भीतर दाखिल हुए तो सामने करीब 20 मीटर लंबा ड्राइववे दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे और रास्ते पर लाल बजरी बिछी थी। लाल बजरी जो कि अमूमन सभी सरकारी आवासों पर दिखाई दे जाती थी, खास तौर से अगर वहां रहने वाला कोई मिनिस्टर या उच्च पदस्थ अधिकारी हो। उस रास्ते पर ताबेदार बस 10 कदम ही आगे बढ़ा, फिर दाएं मुड़कर लॉन में दाखिल हो गया, जहां उगी घास बड़े ही करीने से तराशी गई मालूम पड़ रही थी। थोड़ा आगे एक दूसरे से करीब 15 फीट के फासले पर 2 लोहे के खंभे गड़े थे। उनके बीच एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, जिस पर पजामा कुर्ता पहने एक लड़का नंगे पांव चलता दिखाई दिया। दोनों हाथों से वह एक बड़ी सी लाठी थामे हुए था, जो शायद इसलिए थी अगर गिरने लगा तो उसके सहारे खुद चोटिल होने से बच सके। ताबेदार के साथ चलता विराट उससे कुछ कदमों की दूरी पर ठिठक कर हैरानी से वह नज़ारा देखने लगा। फिर जैसे ही लड़के की निगाह उस पर पड़ी, उसने हाथ में थमी लाठी का एक सिरा जमीन पर टिकाया और उसके सहारे 8-10 फीट ऊंची
जंप लगाकर एकदम विराट के सामने आ खड़ा हुआ। आइए इंस्पेक्टर। लॉन में एक टेबल के इर्द गिर्द रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करता हुआ वह बोला, आराम से बैठकर बात करते हैं। तब जाकर विराट को इस बात का यकीन आया कि वह मणिराज था। उत्कर्ष बैठ चुकने के बाद मणि बोला, यस सर, तुम जा सकते हो भाई, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर भी कोई जरूरत दिखाई दे तो मैं कॉल कर लूँगा। ताबेदार हिचकिचाया, बात को समझो यार, मुझे इंस्पेक्टर के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है जो कि तुम्हारे सामने नहीं कर सकता, बल्कि वैसी बातें तुम खुद ही नहीं सुनना पसंद करोगे। मैं समझ गया सर, कहकर वह वापस लौट गया। मणिराज ने थोड़ा आगे की तरफ झुककर विराट की वर्दी पर लगी नेम प्लेट को पढ़ा, फिर बोला, तो तुम्हारा नाम विराट सिंह राणा है? शुक्र है। किस बात का? आज के जमाने में भी तुम्हारे जैसे लड़के हिंदी पढ़ लेते हैं। तुम ठीक है ना, या आप कहकर बुलाऊं अगर बुरा लग रहा हो तो? अरे नहीं यार, फिर तुम्हारी उम्र भी मुझसे ज़्यादा है, इसलिए तुम बढ़िया रहेगा। वैसे भी आपकी बजाय जब हम किसी को तुम कहते हैं तो नज़दीकी का एहसास होता है, एक जैसा होने का भी। कहकर उसने पूछा, बताओ क्या जानना चाहते हो? पता तो लग ही गया होगा। हाँ, लग गया, संडे को ही लग गया, जब कोठारी अंकल ने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि मधु की कोई खबर है या नहीं। क्या जवाब दिया? वही जो कि सच था, मैं नहीं जानता वह कहाँ है। हाँ, इतना ज़रूर बताया कि होगी अपने अजीबोगरीब दोस्तों के साथ, जो इतने अजीब है कि मुझे उनके इंसान होने पर भी हैरानी होती है। सबके सब एकदम खिसके हुए जान पड़ते हैं। ऐसा क्या देख लिया? तुम मिले हो उनसे? नहीं, मिले कहाँ होंगे, आखिर मधु के साथ साथ उसके बाकी के दोस्त भी तो लापता हैं। अब नहीं है, कल रात को हमने उन सातों को ढूंढ निकाला था। सातों को? यानी मधु नहीं मिली, या उनमें से कोई और कम निकल आया? नहीं, बस मधु ही गायब है। एनीवे, जब उनसे मिल चुके हो तो जानते ही होगे कि किस तरह का किरदार है उन लोगों का। नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे तो सब ठीक ठाक लगे थे, सिवाय इसके कि थोड़े बिगड़ैल किस्म के और बातूनी दिखाई देते हैं। पुलिस के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे होंगे, वरना सबके सब अव्वल दर्जे की चर्सी हैं। खुद को पापी कहकर बुलाते हैं। यह भी कहते हैं कि जीवन मरण और सुख दुख जैसी बातों से स्वार्थ परे हैं। जरा देखो तो भला कोई समझदार इंसान ऐसा कह सकता है? कहते ही तो हैं, असल में भी इसकी गारंटी कैसे की जा सकती है? यू हैव अ पॉइंट। सब दिखावा भी हो सकता है उनका। कहकर क्षण भर को रुकने के बाद वह आगे बोला, देखो, अगर तुम सिर्फ मधु की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करने आए हो तो बेकार ही तकलीफ की, क्योंकि मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। कोई अंदाजा ही बता दो कि कहाँ गई हो सकती है। मुझे नहीं मालूम, और अगर उसके दोस्त जैसे कि तुम बताकर हटे हो वापस लौट आए हैं तो मेरे ख्याल से तुम्हें उनसे ही पूछताछ करनी चाहिए मधु के बारे में। उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई मुलाकातों के बाद भी मैं उस लड़की को समझने में कामयाब नहीं हो पाया। बावजूद इसके कि तुम दोनों की शादी होने जा रही थी। मैं नहीं कर रहा था भाई, डैड करवा रहे थे। दोनों बात में कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। तुम मुझे गोली मार दो ये एक बात है, कोई तुमसे जबरन मुझ पर गोली चलवा दे वह जुदा बात है। लड़की को तुम्हारे ऊपर थोपा जा रहा था? अपने मन की कहूँ तो हाँ, मगर डैड को अपनी दोस्ती निभानी है। कहते हैं कोठारी को जुबान दे चुके हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र के बाद अपने कॉल पर डटे रहने का ठेका उन्होंने ही ले रखा है। साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? नहीं पसंद तो नहीं सही, आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। ऐसे में समझौता करना तो बेवकूफ़ी ही मानी जाएगी। हिम्मत ही नहीं होती यार। डैडी की मर्जी के खिलाफ जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए अगर वह मिल जाती है, जिंदा मिल जाती है, तो समझ लो शादी होकर रहेगी। नापसंद क्यों है वह तुम्हें? कोई एक ऐब हो तो कहूँ। उसका तो जैसे किरदार ही बहुत सारे ऐबों को मिलाकर गढ़ा गया है। स्मैक लेती है, शराब पीती है, चेन स्मोकर है, फिर एक लड़के के साथ अफेयर भी तो है उसका, जो कि उनकी पापी मंडली का हिस्सा है।
ऐसी लड़की से भला मैं अपनी मर्जी से शादी क्यों करने लगा? अफेयर वाली बात का पता कैसे लगा? बता सकता हूँ अगर उस बात को यहीं भूल जाने का वादा करो। किया? मुकरना मत विराट साहब, वरना कहीं डैड को भनक लग गई तो उल्टा लटका देंगे मुझे। इतना डरते हो? तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। बालिग हो चुका हूँ, मगर थप्पड़ मारने से पहले एक क्षण को भी विचार नहीं करते। 2 बार तो भरी महफिल में जड़ चुके हैं, फिर तो तुम साक्षात भगवान राम का अवतार हुए। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आज के वक्त में 18-20 साल का कोई लड़का अपने बाप के हाथों 4 लोगों के सामने थप्पड़ खाकर चुप रह जाए तो मेरी निगाहों में वह राम ही है। मजबूरी है यार, इधर मैंने विरोध किया नहीं कि उधर घर से बाहर। ऐसा तो भला क्या करता होगा कोई? मेरे डैड बराबर कर सकते हैं। तुमने उनका गुस्सा देखा नहीं है, इसलिए अंदाजा नहीं लगा सकते। चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अब बताओ मधु के अफेयर का पता कैसे लगा तुम्हें? और निश्चिंत रहो, उस बात का जिक्र मैं किसी के आगे नहीं करूँगा। थैंक यू, मनीराज ने बताना शुरू किया। उसका किसी के साथ अफेयर होने का शक मुझे 7-8 महीने पहले हुआ था। इसलिए हुआ क्योंकि अपनी पापी मंडली में जितने लड़के थे उतनी ही लड़कियां थी, यानी सब जोड़ों की शक्ल में थे। ऐसे में उसने भी होकर रहना था। तब मैंने एक डिटेक्टिव को उसके पीछे लगा दिया। उसी ने मुझे तमाम रिपोर्ट्स दी थी। तस्वीर तक उतारने में कामयाब हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा फूहड़ तो नहीं थी, मगर रोहतास सरदना को किस करती और उसकी गोदी में बैठी बराबर दिखाई दी थी। फिर तो ये भी तय रहा कि दोनों का अफेयर सीरियस नहीं है। होता तो मधु ने तुमसे शादी करने की हामी नहीं भरी होती, क्योंकि बुराई तो उस लड़के में भी नहीं दिखाई देती। मेरा इशारा उसकी हैसियत की तरफ है। सही कह रहे हो, बल्कि हैसियत में तो उसका बाप मेरे डैड से 20 ही होगा। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती। बहुत कम ही ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं जो आगे चलकर वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं, वरना अधिकतर का हाल तो यही है कि एंजॉय किसी के साथ और शादी किसी और के साथ। फिर आज के वक्त में तो लव इन भी खूब प्रचलित है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ना पसंद आए तो कोई दूसरा और तीसरा ढूंढ लो। वेरी वेल सेड। ऐसे में दुख तो क्या हुआ होगा मधु के लापता होने की खबर सुनकर। सच पूछो तो नहीं हुआ था। उल्टा ये सोचकर मन प्रसन्न हो गया कि अगर हमेशा के लिए गायब हो गई थी तो अच्छा ही था। इसी बहाने उससे पीछा तो छूट जाएगा मेरा, यह छुड़ाने में कामयाब रहे। मतलब कत्ल मधु का, ताकि तुम्हें राम बनने का मौका भी हासिल हो जाए और शादी भी ना करनी पड़े। डेड बॉडी बरामद हो गई? अभी नहीं, मगर होकर रहेगी। तो फिर अभी से मुझे कातिल क्यों करार दे रहे हो? तुम्हें यकीन है कि लाश बरामद नहीं होने वाली? उम्मीद तो पूरी है। होनी होती तो अब तक हो गई होती, कहकर वह थोड़ा जोर से हंसा। फिर तत्काल अपनी हंसी को ब्रेक लगाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर। बेशक मैं उसके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले ही कई बार मेरे मन में ये ख्याल उठा होगा कि मधु मर जाती तो मेरा पिंड छूटता, मगर कत्ल नो वे, कभी सोचा तक नहीं। सोच लेते तो कर गुजरते। इट्स वेरी हार्ड टू से। कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। यू नो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन चांस। मुझे लगता कि उसका कत्ल करके बच जाऊंगा तो शायद कर गुजरता, मगर कहा ना, उस बारे में कभी ख्याल तक नहीं आया।